नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सृजन आईएएस। सृजन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मराठा राज्य और संघ, मराठा स्टेट एंड कॉन्फेडरेसी। तो बात उन दिनों की है जब औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने गौरव के चरम पर था। ठीक इसी समय शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं के उत्कर्ष ने मुगल साम्राज्य को गहरा आघात पहुंचाया। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्कन में मराठाओं से संघर्ष में बिताए और यह लंबा चला संघर्ष मुगल साम्राज्य के पतन का कारण सिद्ध हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था, उसके पहले तक मराठा दुर्जय बने रहे। यदि मराठाओं के इतिहास को हमें अच्छे समझना है तो हम इसे दो चरणों में बांटकर देख सकते हैं। प्रथम चरण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब 1650 के बाद से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक था, यानी 1707 तक था। इस चरण में मराठाओं का नेतृत्व इसके राजा, जिन्हें छत्रपति के नाम से जाना जाता था, उनमें शिवाजी, संभाजी, राजाराम, ताराबाई, इनके हाथ में था। दूसरा जो काल है हम उसे, या दूसरा चरण है, उसे उत्तरवर्ती मुगल काल कह सकते हैं। इसमें पेशवा जो हैं वे वास्तविक शासक बन गए थे और जो छत्रपति थे वे धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चले गए, केवल नाम मात्र के ही नरेश रह गए थे। तो पेशवाओं ने जब नेतृत्व अपने हाथ में संभाला तो उस समय मराठा साम्राज्य पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा सरदारों का संघ बन गया था। इसलिए मराठा राज्य और संघ हमने टॉपिक का नाम दिया है। तो चले आगे। यदि हम मराठा शक्ति के उदय को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारकों की चर्चा करें तो उनमें सबसे पहले चर्चा होगी भौगोलिक स्थिति की, ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसे कि हम बात करें, मराठा जो राज्य था वह पर्वतों से, नदियों से घिरा हुआ था। पर्वत जैसे कि विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, सह्याद्री हो गई, नदियां ताप्ती, नर्मदा, इनसे घिरा हुआ था। तो बाह्य आक्रमणों से अपेक्षाकृत यह सुरक्षित था। फिर ज्योग्राफिकल स्थिति कुछ ऐसी थी, भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर खेती की सुविधा कम थी और जो खेत थे भी तो उपज बहुत कम होती थी। तो थोड़ी सी उपज प्राप्त करने के लिए भी कठिन परिश्रम करना पड़ता था। तो इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ के लोग परिश्रमी हो गए। फिर यह क्षेत्र पठारों से, जंगलों से भरा हुआ था। तो बाह्य व्यक्ति का इस क्षेत्र में घुसना बड़ा कठिन था। तो दुर्गम स्थिति होने की वजह से यहाँ के मराठा सरदारों ने अपने दुर्ग भी दुर्गम स्थानों में बनाए, जिसकी वजह से बाह्य आक्रमण करना एक तो कठिन था, कर भी लिया तो सहायता, रसद पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम था। पहाड़ों में रहने के कारण ये छापामार युद्ध की प्रणाली एक ऐसी प्रणाली जिसमें घात लगाकर हमला किया जाता फिर छुप जाते हैं, तो इसमें प्रवीण हो गए थे। दूसरा कारण प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव। तो ऊपर हमने देखा इन सब कारणों से जो मराठा थे ये सैन्य गुण से भर गए थे। सैन्य गुण थे उनमें, लड़ाकू जाति के रूप में ख्याति प्राप्त हो गए थे। इस वजह से इस क्षेत्र में और आसपास में जो राज्य थे तो उनमें इनको बराबर सेवा का अवसर मिला। जैसे कि देवगिरी के यादव जब थे, इनका साम्राज्य था दक्कन में, तो वहां पर ये अच्छे पदों में थे, जागीरें प्राप्त की। देवगिरी के यादव के बाद बहमनी साम्राज्य है, तो बहमनी साम्राज्य में इनको जागीरें मिली, पद मिले। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर ये राज्य अस्तित्व में आते हैं।
तो यहाँ भी इनको प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव बराबर प्राप्त होता रहा। तो इन सब वजह से मराठा जो सरदार थे, उनको दक्कन की और दक्षिण की राजनीतिक स्थिति का अच्छा खासा ज्ञान हो गया था, अच्छे समझने का मौका मिला और इसका भरपूर उपयोग उन्होंने मराठा को संगठित करने में किया। साथ ही हम देखें तो दक्षिण की जो सल्तनतें थीं, उनका बराबर मुगलों से संघर्ष होता रहा। तो मराठा दोनों ही पक्ष से इस युद्ध में शामिल होकर सफलतापूर्वक भाग लेते रहे। अगला जो कारण है वह है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक था। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पर बहुत ही नामी गिरामी धर्म सुधारक जो हैं वो पैदा होते हैं, जैसे कि ज्ञानेश्वर हो गया, एकनाथ हो गया, तुकाराम हो गया, रामदास हो गए। तो इन्होंने मराठाओं के अंदर देश प्रेम की, राष्ट्रीयता की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने मराठाओं को चारित्रिक बल और सामाजिक एकता के लिए प्रेरित किया। हिंदू धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान की बात की, तो इसका प्रभाव पड़ा। भाषा और साहित्य का योगदान भी था, क्योंकि इनके द्वारा जो भी उपदेश दिए जाते थे, गीतों की रचना की गई, साहित्य की रचना की गई, वो स्थानीय भाषा में थी, मराठी भाषा में थी। तो ये घर घर तक पहुंचे। इस तरह से हम देखें तो मराठा एकता और पुनर्जागरण लाने में इनकी प्रभावशाली भूमिका हो जाती है। फिर तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इसने भी सपोर्ट किया, क्योंकि यहाँ मराठाओं की सामाजिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर सामाजिक जीवन में विषमता और वर्ग संघर्ष यह अपेक्षाकृत कम था। छुआछूत, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, इन सब पर धर्म सुधारकों और विचारकों का प्रभाव पड़ा, जिससे ये कमजोर हुए। एक जाति एक राष्ट्र की भावना पैदा होती है। आर्थिक व्यवस्था भी ऐसी थी कि मराठाओं में बहुत ज्यादा आर्थिक विषमता नहीं थी। अमीर और गरीब का भेदभाव बहुत ज्यादा नहीं था, लोग बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं थे। धार्मिक व्यवस्था भी कुछ ऐसी थी और इस्लाम का प्रभाव भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं था। फिर अंततः शाहजी भोसले का योगदान। तो शाहजी भोसले अहमदनगर के सुल्तान के शासनकाल में मात्र एक सैनिक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, लेकिन योग्यता के बल पर ये काफी उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के द्वारा इन्हें पूना सूबा की जागीर प्रदान की जाती है। कर्नाटक का बहुत बड़ा क्षेत्र इनके हाथ में आ जाता है। तो उस समय मराठाओं की एकता और राजनीतिक उत्कर्ष को इन्होंने ही नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक थे और इन सभी कारकों का फिर उपयोग शिवाजी ने मराठा राज्य को स्थापित करने में किया। तो ये हो गए मोटे मोटे कारक। अब बात करते हैं मराठाओं के प्रारंभिक इतिहास की, अर्ली हिस्ट्री ऑफ मराठास। तो शिवाजी के जो आदि पूर्वज थे वे थे मेवाड़ के सिसोदिया वंश के। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे, मतलब राजस्थान साइड के थे। तो यहाँ कैसे आए? तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था मेवाड़ में, करीब 1303 की बात है, तो उस समय सज्जन सिंह, कहीं कहीं सुजान सिंह भी नाम मिलता है, ये महाराष्ट्र चले आए थे। फिर इन्हीं के आगे चल के वंशज, मतलब 5वीं 6वीं पीढ़ी में आगे हम बात करें तो सुजान सिंह की आने वाली पीढ़ियों में शुभकर्ण के वंशज, 5वीं 6वीं पीढ़ी में शुभकर्ण आते हैं। तो इनके वंशज ही यहाँ पर भोसले कहलाए और इनके ही पुत्र थे बालाजी भोसले। बालाजी भोसले, इनके 2 पुत्र हुए, शुभकर्ण के पौत्र थे और इनके पुत्र थे मालोजी और बिठू जी। तो इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए महाराष्ट्र में कृषि करना आरंभ कर दिया।
लेकिन कृषि से जीवन यापन नहीं हो पाया, तो महाराष्ट्र में ही एक स्थान जागीर थी, सिंगखेड़ करके। तो यहाँ के जागीरदार थे लाखोजी जाधव। लाखोजी जाधव जागीरदार थे, तो इनके अंगरक्षक बन जाते हैं। फिर आगे चल के अहमदनगर के जो वजीर थे मलिक अंबर, मलिक अंबर से इनको कुछ गांवों की पटेलाई मिल जाती, पटेल बन जाते हैं। तो कुछ सैनिक और घुड़सवार रख लेते हैं ये दो भाई। तो आगे चल के हम देखते हैं कि मालूजी को ही फिर पूना सुपा की जागीर मिल जाती है। जागीर की आय इतनी ज्यादा होती है कि लाखोजी यादव की जागीर से बड़ी जागीर हो जाती है ये। मालूजी के फिर एक पुत्र होते हैं साहूजी भोसले, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। आगे चल के साहूजी भोसले की शादी हो जाती है लाखोजी यादव की पुत्री जीजाबाई से, और इन्हीं के ही इन दोनों के ही सुपुत्र थे शिवाजी। तो ये था आरंभिक इतिहास। अब चलते हैं सीधे शिवाजी पर। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1627 में शिवनेर के किले में। शिवनेर का किला यहीं पूना के पास में ही पड़ता है, और वहीं पर शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। माता का नाम हमने देखा जीजाबाई, और पिता का नाम शाहजी भोसले। तो इन पर जीजाबाई, इनकी माता का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव, बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। जीजाबाई जो थी वह एक धर्मपरायण साहसी महिला थी। तो इनके प्रभाव से शिवाजी भी धर्मपरायण साहसी तो थे ही, बन गए। जीजाबाई लखुजी यादव की पुत्री थी, तो हमने देख ही लिया है। तो थोड़ा सा मैप में आते हैं हम। तो याद रखें, ये है पूना, पुणे। इसके नीचे है बीजापुर, याद रखें। यहाँ पड़ेगा बीजापुर। गोलकुंडा साम्राज्य होगा यहाँ पर, और अहमदनगर यहाँ होगा। अहमदनगर पहले स्वतंत्र था, फिर बाद में ये मुगल साम्राज्य का अंग हो जाता है। बाद में बीजापुर गोलकुंडा भी हो जाते हैं हालांकि। तो ये स्थिति है। तो ये है पुणे और सुपे, यहाँ की जागीर मिलती है। इसके पास हम देखें, पुणे से यहाँ पर शिवनेरी ये पड़ेगा। तो शिवनेरी में यहाँ जन्म होता है इनका। इतनी बातें समझ में आ गई। बार बार हम आएंगे मैप में, समझते जाएंगे। तो हमने अभी पुणे सुपे का नाम लिया, शिवनेरी का नाम लिया। तो मैंने बताया शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीवजाबाई का पड़ा, और संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा। तो दादा नहीं थे, बल्कि ये साहूजी भोसले थे, उनके मित्र ही थे। इन इन्हें ही इनका संरक्षक, शिवाजी का संरक्षक बनाया गया था। पूना सुपा की जागीर थी, वो यही देखा करते थे। शिक्षा का भार इन्होंने उठाया था। घुड़सवारी, तीरंदाजी दाजी, राजनीति, वो सारी चीजें इन्होंने ही सिखाई थी। इनके गुरु थे समर्थ रामदास, तो इनका भी काफी प्रभाव पड़ा। रामदास के प्रभाव से ही इनके अंदर स्वाभिमान की भावना जागी, राष्ट्र प्रेम की भावना जागी, और आगे चल के इन्होंने पूना के आसपास का प्रदेश कहलाता था मावल प्रदेश। तो मावल प्रदेश के जो नव युवक थे, जिन्हें मावली बोला जाता था, तो उनको शिवाजी ने फिर संगठित किया, और देश प्रेम की भावना जगाई। तो इनके ही सहयोग से फिर ये आसपास अभियान करने लगे, और आसपास के किलों को जीतने लगे। तो जब तक दादा कोंडदेव जीवित थे, तब तक लगाम लगी रही, नियंत्रण लगा रहा, क्योंकि इस तरह के दुस्साहसिक कदम से ये नाराज होते थे और मना करते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती, तो फिर उसके बाद तो ये बिना किसी रोक टोक के अपने अभियान में लग गए। शिवाजी ने हिंदू पादशाही अंगीकार की
ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत भी लिया और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। अल्पायु में शिवाजी का विवाह साईबाई से कर दिया गया और शाहजी ने उन्हें पूना की जागीर का प्रबंध भी सौंप दिया और स्वयं बीजापुर राज्य में चले गए। तो बीजापुर राज्य में ये सेवाएं देने लगे अपनी। शिवाजी के प्रारंभिक सैनिक अभियान बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध शुरू हुए थे। सबसे पहले 1613 में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता। फिर 46 में इन्होंने तोरण पर अधिकार कर लिया। तो देखें, सिंहगढ़ भी पास में ही होगा। हाँ, तो जो जो स्थान आते जा रहे हैं मैं आपको यहाँ पर बताते भी जाता हूँ। तो ये है सिंहगढ़, ये है सिंहगढ़, ये सिंहगढ़ है। तो ये किला यहाँ पर पास में तोरण है, वो किला है, वह भी उन्होंने जीत लिया। आगे देखें तो 1654 में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता। 56 में शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय थी जावली की। पुरंदर और जावली सबसे पहले आसपास के जो किले हैं महत्वपूर्ण, उनको जीतना चालू करते हैं। तो जावली का किला मराठा सरदार चंद्र राव मौर्य के अधिकार में था। फिर अप्रैल 1656 में रायगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। आगे चल के रायगढ़ राजधानी बनती है। तो देखें मैप में, एक मिनट। तो पुरंदर का किला पुणे की जस्ट यहाँ पर नीचे है। ये है पुरंदर का किला, यह है रायगढ़, राजगढ़, और यह है जावली। तो इस तरह से ये अपना विस्तार करते जाते हैं। पुरंदर जीतते हैं, जावली जीतते हैं, फिर राजगढ़ जीतते हैं। तो ये नीचे साइड आ रहे हैं, हमने देखा मैप में, ये पुणे। इसके बाद ये नीचे साइड आ रहे हैं, यहाँ पर ही जीतते हैं। तो बीजापुर के विरुद्ध ही अभियान होता है। बीजापुर का सुल्तान इनसे बहुत परेशान हो जाता है, आगे चल के व्यवस्था भी करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। देखते हैं आगे। 1657 में शिवाजी का पहली बार मुगलों यानी औरंगजेब से मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर तथा जुन्नार पर उन्होंने आक्रमण किया। तो मैंने बताया ऊपर साइड की बात हो रही है यहाँ पर। अब तो नीचे 57 में ये ऊपर अहमदनगर, यहाँ पर ये आक्रमण करते हैं। 1657 में कोंकण क्षेत्र की विजय की। कोंकण क्षेत्र में जंजीरा के सीदियों का राज्य था। कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद ये जंजीरा पर अधिकार तो नहीं कर पाए, लेकिन कोंकण प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि इनका जो किला था बड़ी ही दुर्गम स्थित मतलब स्थान में था, ये बीच समुद्र में था। एक बार मैप में इसे भी देख लेते हैं। ये है जंजीरा की सिद्धि। इन्हें तो कोई भी नहीं जीत पाया था, ज्यादा से ज्यादा इनको अपने पक्ष में कर पाए थे लोग। चलें आगे। अफजल खां से संघर्ष। अफजल खां से संघर्ष भी हुआ था इनका, क्योंकि हमने देखा कि बीजापुर के विरुद्ध ये एक के बाद एक अभियान करते जा रहे थे, अपने क्षेत्र का विस्तार करते जा रहे थे। तो विस्तारवादी नीति से बीजापुर का शासक बड़ा ही परेशान और शशांकित हो उठा था। उसे लग रहा था एक दिन ऐसा ना हो जाए कि बीजापुर राज्य ही चला जाए हाथ से। तो उन्होंने शिवाजी को कैद करने के लिए या मार डालने के लिए उन्होंने सीधे आर्डर दिया था अपने योग्य सरदार शाइस्ता अफजल खां को कि उसे शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाए। तो
1659 में अपने योग्य सरदार अफजल खां के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी भी, लगभग 10,000 सैनिक थे और चुने हुए सैनिक थे जो श्रेष्ठ थे, उनको चुनकर भेजा गया। अफजल खां अफजल खां शिवाजी से आमने सामने का युद्ध करना चाहता था और शिवाजी इससे बच रहे थे क्योंकि वो छापामार युद्ध प्रणाली में प्रवीण थे। उनकी सेना भी कुछ इसी तरह से ढली हुई थी, तो ये जानते थे कि आमने सामने का युद्ध घातक हो सकता है और अफजल खां इन्हीं के लिए निकला है। तो इन्होंने अपने आप को एक किला है वई का किला, बताता हूं मैं आपको मैप में, ये है वई, ये है वई का किला, शायद देख पा रहे होंगे। वई के किले में अपने आप को शिवाजी ने सुरक्षित कर लिया। अब यहाँ पर सारी व्यवस्था के साथ यहाँ पर अड्डा जमा लिया। तो यह है वही का किला। अफजल खां समझ गया था कि अब शिवाजी को बाहर निकालना, वही के किले से बाहर निकालना आसान नहीं है, तो अब इन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया। एक मराठा ब्राह्मण थे, उनका नाम था कृष्णजी भास्कर। कृष्णजी भास्कर तो इनके द्वारा संदेश भिजवाते हैं शिवाजी के पास कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपस में बैठ के मुद्दा सुलझाते हैं और बीजापुर के सुल्तान जो आपसे नाराज चल रहे हैं, उनसे हम क्षमा दिलवा देंगे। तो कुछ इस तरह का उन्होंने संदेश भिजवाया कृष्णजी भास्कर के द्वारा शिवाजी को। शिवाजी इनकी मंशा समझ तो गए थे, लेकिन फिर भी वार्ता के लिए तैयार हो जाते हैं और वार्ता के लिए स्थान चुना गया प्रतापगढ़ का जंगल। तो यह भी देखें, पास में पड़ेगा। ये है प्रतापगढ़, ये है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ के जंगल को वार्ता के लिए चुना गया। तो स्थिति समझ में आ गई होगी क्या यहाँ पर चल रहा है। तब शिवाजी थे बड़े ही होशियार, तो समझ तो गए थे कि ये केवल वार्ता के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि ये तो या तो मार देगा या मुझे पकड़ के बीजापुर सुल्तान के सामने पेश कर देगा। तो शिवाजी करते क्या है, मोरो पिंगले और नेताजी पालकर, मोरो पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में पहले से ही मराठा सेना को प्रतापगढ़ के जंगल में ये छुपा देते हैं, छुपे रहने को कहते हैं। और गोपीनाथ को दूत बनाकर अफजल खां के पास भेजते हैं कि हम आ गए हैं, अब आ जाइए मिलने के लिए। अफजल खां सशस्त्र आते हैं, उनके साथ 2 अंगरक्षक भी आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और उनमें से एक प्रख्यात तलवारबाज था सैयद बांदा, तो बड़ा ही प्रसिद्ध था तलवार चलाने में, इसको लाने की क्या जरूरत थी। अफजल खां गले मिलने के बहाने शिवाजी को मारने का प्रयास करता है, बहुत जम से उनको दबाता है, लेकिन शिवाजी ने कवच पहना हुआ था, कवच की वजह से उनकी रक्षा हो जाती है और कवच में ही उन्होंने बगनक और कटार छुपा के लाया था, तो उसके द्वारा इसकी हत्या कर देते। तो ये पूरी घटना है। अब इनका शाइस्ता खां से भी संघर्ष होता है। तो शिवाजी के दक्कन में बढ़ते प्रभाव से औरंगजेब भी चिंतित हो उठा था। तो उस 60 में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर नियुक्त करता और शिवाजी को खत्म करने का आदेश देता है। तो शुरुआती दौर में शाइस्ता खां को सफलता मिलती है, अनेक किलों को उन्होंने जीता भी,
पूना जो कि इनकी जागीर हुआ करती, पूना पर अधिकार कर लेता है। तो इन सब से शिवाजी की सेना है और काफी परेशान चिंतित हो उठती है। उनका जो मोरल है वो डाउन होने लगता है। तो बात है 1663 की। शाइस्ता खान ने वर्षा ऋतु पूना में बिताने की योजना बनाई। तभी अपने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए शिवाजी ने एक दुस्साहसिक योजना बनाई। योजना ये थी कि पूना में ये अपना वर्षा ऋतु ये बिताना चाह रहे हैं, क्यों न हम इनके अड्डे पर अचानक से हमला कर दें। तो योजना के अनुसार 15 अप्रैल 1763 को शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में घुसे और शाइस्ता खां के निवास पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है और इस पूरे संघर्ष में शाइस्ता खां का अंगूठा भी कट जाता है। शाइस्ता खां का सेनापति था, वह भी मारा जाता है और उसका पुत्र भी मारा जाता है। तो इस सफल अभियान से शिवाजी की जो सेना है उसमें फिर से जोश भरा आता है और उनकी जो प्रतिष्ठा है वह फिर से बढ़ जाती है। फिर सूरत की प्रथम लूट होती है 8 जनवरी 1664। याद रखें, पूछा जाता है। तो करीब 1 करोड़ के आसपास इन्होंने धन यहाँ पर लूटा था। तो बड़े परेशान हो जाते हैं औरंगजेब इन सब घटनाओं से। तो गुस्से में आके ये अपने मामा को दक्कन के सूबेदार के पद से हटाकर उनको बंगाल भेज देते हैं और उनकी जगह शहजादा मुअज्जम को और राजा जय सिंह को असीम अधिकारों के साथ दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करते हैं। अब जय सिंह को भेजा जाता है शिवाजी को दबाने के लिए। तो जय सिंह भी काफी होशियार थे, कूटनीतिज्ञ थे। सबसे पहले तो उन्होंने शिवाजी का जिन जिन मराठा सरदारों से मतभेद था उन सबको अपने पक्षों में मिलाते हैं। फिर उसके बाद ये पुरंदर, जहां पर पुरंदर जो है इस समय शिवाजी का प्रमुख अड्डा था, यहाँ पर ये अपने परिवार और खजाने के साथ रहते थे। तो उसको घेर लेते हैं और इन पर दबाव डालने के लिए आसपास के पुरंदर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें काफी लूटपाट करते हैं। तो इन सब वजह से शिवाजी को किसी भी तरह से बाह्य सहायता नहीं मिल पाती और बाध्य होकर इन्हें पुरंदर की संधि करनी पड़ती है। पुरंदर की संधि होती है 22 जून 1665 को। तो ये याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। संधि की कुछ शर्तें इस प्रकार हैं। शिवाजी अपने 35 महत्वपूर्ण किलों में से 23 किले मुगलों को देंगे, तो ये तय हुआ। शिवाजी मुगलों की तरफ से युद्ध और सेवा करेंगे, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त थी अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 500 हजार का मनसब के तौर पर दिया जाएगा और उनको भेजा जाएगा। ये कुछ शर्तें तय होती हैं तो मानना पड़ता है। फिर जय सिंह के अनुरोध पर शिवाजी तैयार हो जाते हैं औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा दरबार जाने। तो 22 मई 1666 को औरंगजेब से मिलने आगरा दरबार पहुंचते हैं। जय सिंह के पुत्र राम सिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की गारंटी ली थी कि आपको कुछ नहीं होगा, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मिलते तो हैं, दरबार में उचित सम्मान न मिलने पर दरबार से उठकर शिवाजी चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें मनसबदारों की कतार में खड़ा कर दिया जाता है। औरंगजेब भी इससे नाराज हो जाता है, उन्हें जयपुर भवन या जयपुर महल पर कैद करने का आदेश दे देता है। तो जयपुर भवन जयपुर में नहीं बल्कि आगरा में ही था। एक किला था या भवन था, एक महल था जिसे जयपुर महल बोला जाता था या जयपुर भवन। तो कैद हो जाते हैं शिवाजी। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है कि शिवाजी का एक हम शक्ल था जिसका नाम था हीरोजी फर्जंद। तो योजना बनाते हैं शिवाजी की हीरोजी फर्जंद मेरा हमशक्ल है, मैं बीमारी का नाटक करता हूँ और अपनी जगह हीरोजी फर्जंद को लिटा देता हूँ और किसी तरह से यहाँ से भाग निकलता हूँ। तो कुछ इस तरह का योजना शिवाजी के द्वारा बनाया जाता है। शिवाजी ऐसा ही करते हैं कि
अपनी जगह हिरोजी फरजंद को ये लिटा देते हैं और महल में मिठाई की टोकरियां आती हैं, जाती हैं, इस होता ही रहता है। तो मिठाई की टोकरी में छुपकर जयपुर महल से बाहर चले जाते हैं। बाहर निकलकर 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ समय तक ये शांत रहते हैं, कोई किसी भी तरह का मुगलों के विरुद्ध अभियान नहीं करते हैं। फिर आगे चल के दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम, जिन्हें भेजा गया था जयसिंह साथ, उनके माध्यम से 1668 में शिवाजी और औरंगजेब के मध्य संधि हो जाती है। इनके माध्यम से प्रस्ताव रखा जाता है और ये दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि इस समय औरंगजेब जो है वह दक्षिण की और भी सल्तनत है उनको अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए समय चाहता है, और शिवाजी भी अपने राज्य की जो आंतरिक व्यवस्था है उसको सही करने के लिए समय चाहते हैं, तो तैयार हो जाते हैं। इसी समय शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा की उपाधि भी दे दी जाती है और बीजापुर और गोलकुंडा से जोत वसूल करने का अधिकार भी दे दिया जाता है। उनके पुत्र संभाजी को बरार में मनसब और जागीर दे दी जाती है। कुछ समय तक शिवाजी शांत रहते हैं, लेकिन 1670 में जब शिवाजी ने अपनी स्थिति ठीक कर ली तो मुगलों के विरुद्ध अभियान करना प्रारंभ कर देते हैं। पुरंदर की संधि से जो महत्वपूर्ण देश के लिए उन्होंने खोए थे, तो एक एक करके उनको जीतना आरंभ कर देते हैं। इन किलों में कोंडाना का किला सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और इसी को ही इन्होंने सिंहगढ़ नाम दिया था, सिंहगढ़ का किला नाम दिया था। सिंहगढ़ का किला यदि मैप में देखना है तो वह भी मैं दिखा सकता हूँ मैप में। ये है सिंहगढ़ का किला जो हमने पहले देखा था, बहुत ही महत्व, कोंडाना नाम था इसका। चलते हैं आगे। फिर उसके बाद सूरत की दूसरी लूट होती है 1670 में। ये मुगलों का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो इस पहले में 1 करोड़ और दूसरे में 66 लाख के आसपास इन्हें संपत्ति प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है इतने का। शिवाजी का फिर राज्याभिषेक होता है 14 जून 1674 को। तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट, जिसे गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता था, तो उनके द्वारा राज्याभिषेक रायगढ़ में कराया जाता है। छत्रपति की उपाधि ये धारण करते हैं। दूसरा राज्याभिषेक भी होता है क्योंकि इसके कुछ दिन बाद इनकी माता जो थी जीजाबाई, तो इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसे अपशगुन माना जाता है। तो 24 सितंबर 1674 में तांत्रिक तरीके से निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा, जो कि तांत्रिक थे, तो ये राज्याभिषेक संपन्न कराया जाता है। कर्नाटक अभियान जो था इनका आखिरी अभियान था, जो कि 1676 से 78 के मध्य चलता है। मुख्य उद्देश्य था बीजापुर के आदिलशाही राज्य पर अधिकार करना। तो इसके लिए उन्होंने गोलकुंडा के 2 ब्राह्मण मंत्रियों मदन्ना और अखन्ना, ये भी पूछ लिया जाता कभी कभी ये किससे संबंधित थे, यदि डीपली क्वेश्चन आ जाए तो ये गोलकुंडा से थे। तो इनके माध्यम से गोलकुंडा के सुल्तान के साथ एक गुप्त संधि भी की थी। इस अभियान में लगभग 100 किलों को जीता इन्होंने। कर्नाटक और तमिलनाडु के 100 किले, जिंजी है, मदुरई है, बेल्लूर है। जिंजी का किला महत्वपूर्ण है। जिंजी का किला 1678 सबसे लास्ट में जीता था और ये शिवाजी की अंतिम विजय थी। तो जिंजी का किला देख ले एक बार मैप में, इतना सब कुछ देख ही लिया हमने तो मैप में इसे भी देख लेते हैं। जिंजी का किला ये देख लें आप। है जिंजी का किला। जिंजी का किला है ये
यहाँ कहीं तो था। जिंजी का किला शायद मैप में नहीं है। चलिए याद रखिएगा, जिंजी का किला जो है ये इनकी अंतिम विजय थी। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक ठीक, वही तो। ये देखिए यहाँ तक पहुंच गए थे ये जिंजी का किला। ये देखा हमने, जिंजी का किला, बेल्लोर, ये सब जीत गए थे। यहाँ तक पहुंच गए थे जीतते जीतते। लगभग 100 किले हमने देखे। ये सारे किले हैं। ये नारगुंड हो गया, नावलगुंड हो गया, हम्पी, कुप्पल, रायदुर्ग, चित्रदुर्ग, ये सारे के सारे किले लगभग 100 किलो को जीतते हुए ये पूरा, आप यहाँ से देखें, ये सब ये दिख रहा है, ये वाइट, ये सब, ये सारे किले हैं। इनको जीतते 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 आखिरी में ये जिंजी का किला। तो ये जिंजी का किला इनकी आखिरी विजय थी। चलें, चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम शिवाजी का प्रशासन। हालांकि शिवाजी को बहुत लंबा समय नहीं मिल पाया था अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, लेकिन फिर भी काफी कुछ किया इन्होंने। हमेशा यहाँ वहाँ अभियान में ही लगे रहे, कभी ये युद्ध कभी वो युद्ध। तो बात करें प्रशासन की, तो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो उसके केंद्र या सत्ता की जो धुरी थी, जैसे कि हर एक राजतंत्र में हुआ करता है, राजा जो होता था वही सत्ता का केंद्र होता था, प्रशासन की धुरी होता था। तो यहाँ पर भी वही थे। चाहे वह राजस्व प्रशासन की बात हो, चाहे सैन्य प्रशासन की बात हो, चाहे न्याय प्रशासन की बात हो, सबके सर्वे सर्वा शिवाजी ही थे। लेकिन शिवाजी ने प्रशासन में सहयोग के लिए अष्टप्रधान परिषद की स्थापना भी की थी। तो ये कुछ नहीं थे, बल्कि प्रशासन में सहायता और सलाह देने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसके रचनाकार शिवाजी ही थे। तो इसमें प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था और शिवाजी के द्वारा ही नियुक्त होता था। अपने कार्यों के प्रति वो शिवाजी के प्रति ही जवाबदार होता था। शिवाजी को सलाह देना है, लेकिन सलाह मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। तो उन्हें शिवाजी ने कोई विशेष स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए थे, अपने अंडर ही रखा था। शिवाजी के उच्च सचिव के समान ही थे। और एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि अनुवांशिक नहीं थे, किसी को भी नियुक्त कर सकते थे। अनुवांशिक नहीं थे कि इन्हीं की पीढ़ी में ये पद ट्रांसफर होता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब 8 मंत्री कौन कौन से थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। सबसे पहले हैं पेशवा या मुख्य प्रधान। तो राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका कार्य था संपूर्ण राज्य के शासन की देखरेख करना। राजा की अनुपस्थिति में राजा की अनुपस्थिति में उनके कार्यों की देखभाल भी करता था। सरकारी पत्रों और दस्तावेजों पर राजा के नीचे इनकी मुहर लगती थी। दूसरे मंत्री हैं अमात्य, जिसे मजमुआदार भी कहा जाता है। तो ये वित्त और राजस्व मंत्री होता था। मुख्य कार्य था आय व्यय के सभी लेखों की जांच करना और उस पर हस्ताक्षर करना। अगले थे वाकिया नवीस या मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री की तरह थे। राजा के दैनिक कार्य और दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। अगले हैं सुरु नवीस अथवा सचिव। तो ये इनका काम था राजकीय पत्र व्यवहार देखना और परगनों के हिसाब की जांच करना।
5वें हैं दबीर, इसे सुमंत भी बोला जाता था, ये विदेश मंत्री होता था, तो विदेशी मामले इनके अधीन होते थे। अगले हैं सेनापति या सर ए नौबत, ये सर ए नौबत ही बोला जाता था सेनापति को, तो सेना की भर्ती, संगठन, रसद, इन सब का प्रबंध इन्हीं का काम होता था। अगले हैं पंडित राव, तो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व इनके अधीन था, तो यही अनुदान देते थे, यही उसको आगे बढ़ाते थे। न्यायाधीश, तो न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था, राजा के बाद इसका नंबर होता था, सबसे बड़ा न्यायाधीश तो राजा हो गए। इनके अधिकार क्षेत्र में राज्य के समस्त दीवानी और फौजदारी मामले आते थे, ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सेनापति के अतिरिक्त प्रायः सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर बाकी जो 6 हैं, इनको सैन्य दायित्व भी निभाने पड़ते थे, जरूरत पड़ने पर सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। फिर इन मंत्री के अधीन 8 अधिकारियों का कार्यालय होता था, तो मंत्रियों की सहायता के लिए भी 8 अधिकारी होते थे, इनकी पृथक कार्यालय होते थे। तो इनमें दीवान यानी सचिव थे, सेक्रेटरी था एक, मजमुआदार जो कि लेखा परीक्षक या लेखाकार, ऑडिटर, अकाउंटेंट, फड़नीस उपलेखा परीक्षक, सेबनीस या दफ्तरदार ये कार्यालय प्रभारी यानी ऑफिस इंचार्ज था, कारखानिस जो कि रसद अधिकारी था, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर चिटनीस हो गया, पत्राचार लिपिक यानी कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क था ये, जमादार यानी खजांची ट्रेजरर था, एक पोटनीस हुआ करता था यानी रोकड़िया यानी कैश कलेक्टर। तो ये 8 अधिकारी हैं, इनके अपने अपने कार्यालय होते थे। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, प्रत्येक प्रांत एक राज प्रतिनिधि या वायसराय के अधीन होता था, जो राजा की मर्जी तक बना रहता था, जब तक राजा की इच्छा हो तब तक, जब तक राजा का विश्वास हो उस पर। प्रत्येक प्रांत महलों में विभक्त था, महलों का अधिकारी कहलाता था सर हवलदार, तो महल का सर हवलदार होता था। महल तरफों में बटा होता था, तरफों का जो अधिकारी है वह हवलदार कहलाता था। सबसे छोटी इकाई गांव थी और इसका मुखिया था पटेल या पाटिल। राजस्व प्रशासन की बात करें तो राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिकंबर, याद रखें मलिकंबर का संबंध अहमदनगर राज्य से था, तो उनके द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी इनकी राजस्व व्यवस्था। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के अधीन भूमि की विस्तृत माप कराई थी, माप का आधार था जरीर, ये एक क्या था, मापक था जिसे काठी कहा जाता था। उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी की। प्रारंभ में उपज का 1/3 यानी 33% जो है वह लिया जाता था भूमि कर। फिर बाद में शिवाजी ने बहुत से करों को, स्थानीय कर चुंगियों को समाप्त करके जो भूमि कर है वह 40% यानी 2/5 कर दिया था। बंजर भूमि पर किसी प्रकार का भूमि कर नहीं लिया जाता था। राजस्व भुगतान कैश या फिर कमोडिटी या ग्रेन या नगद या उपज दोनों के रूप में किया जा सकता था। सैन्य प्रशासन की बात करें तो एक नियमित सेना थी, स्थायी सेना थी। मुख्य भाग जो सेना का था वो पैदल और घुड़सवार से बनता था। घुड़सवार भी 2 प्रकार के होते थे, एक बरगीर जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे, एक सेलेदार यानी स्वतंत्र सैनिक थे, खुद के अस्त्र शस्त्र और घोड़े थे इनके। 25 अश्वरोहियों की एक टुकड़ी होती थी। अश्वरोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था, पागा पूछा जाता है, और पाइक जो है वो पैदल सेना को बोला जाता था। पागा अश्वरोही सेना और पैदल सेना पाइक। दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे, तो इसकी भी समुचित व्यवस्था की थी। लगभग 240 से 250 के आसपास दुर्ग थे, तो विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसमें पहला है हवलदार, तो इसका दायित्व था किले की सुरक्षा, मराठा जाति का होता था। सूबेदार का दायित्व था किले के नागरिक प्रशासन का, ब्राह्मण जाति का होता था। एक कारकुन हुआ करता था, यह गोदाम अधिकारी था, जो कायस्थ अधिकारी कायस्थ जाति का होता था।
मावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे, क्योंकि शुरुआत उन्होंने मावलियों से ही की थी, तो सबसे ज्यादा विश्वास पात्र ये मावली ही थे। अपने मराठा राज्य की आधारशिला इन्हीं के सहयोग से इन्होंने प्रारंभ किया था, हमने देखा था। तो अंगरक्षक यही थे। मावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी, ठीक है, अच्छी बात है। कुलाबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण करवाया था, 2 कमानें बटी हुई थी। एक कमान दरिया सारंग जो कि मुसलमान उसके अधीन थी, और दूसरी कमान जो है नायक या जो हिंदू था उसके अधीन रहती थी। न्याय प्रशासन की बात करें तो शिवाजी का न्यायालय है वह धर्म सभा या हुजूर हाजिर मजलिस कहलाती थी। शिवाजी के नीचे न्यायाधीश का न्यायालय था, अभी हमने देखा। प्रांतीय और महल स्तर पर न्याय के लिए मजलिस हुआ करती थी, इसे सभा कहा जाता था। गांव में न्याय कार्य करने के लिए पंचायतों की व्यवस्था थी। धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों के आधार पर न्याय निर्णय किए जाते थे। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि चौथ, तो भूमि कर तो था ही। भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत था, चौथ। और ये चौथ अपने राज्य से वसूल नहीं किए जाते थे, बल्कि पड़ोसी राज्यों से वसूल किए जाते थे। शिवाजी पड़ोसी राज्यों को ये आश्वासन देते थे कि हम आपके राज्य पे आक्रमण नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे, इसके बदले में हमें आप अपनी आय का 1/4 दें। तो इसके बदले, इस कर के बदले पड़ोसी राज्यों को शिवाजी का आक्रमण और लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। सर देशमुखी भी एक महत्वपूर्ण कर था, यह भी पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। असल में महाराष्ट्र के ये अपन पुश्तैनी देशमुख माने जाते थे, अपने आप को मानते थे। तो ये भूमि कर का 1/10 भाग होता था। सर देशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सर देशमुख या सर देशमुख थे, तो इसके बिहाफ पर ये मांगते थे। तो इतनी बातें हमने देख ली, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बचते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी सक्सेसर, तो नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।